आज हम यूरोपीय यूनियन का मानचित्रण करेंगे, यानी एक साथ यूरोप के 27 देशों का मानचित्रण होने वाला है। यूरोपीय यूनियन कोई एक देश नहीं है, 27 देशों का एक संघ है। वैसे हमने बहुत सारे यूरोप के देशों का मानचित्रण किया है। हमने फ्रांस का मानचित्रण किया है, हमने स्पेन का मानचित्रण किया है, हमने यूके का मानचित्रण किया है, हमने ये जो पूर्वी यूरोप है आपका बाल्कन क्षेत्र, इसका भी मानचित्रण कर लिया है। हमने जो है नार्डिक देशों का भी मानचित्रण किया है, नॉर्वे का किया है, स्वीडन का किया है, नीदरलैंड का किया है और डेनमार्क का भी नहीं किया है। हमने मानचित्रण नहीं हुआ है, नीदरलैंड का किया है हमने, अभी करेंगे आगे चल के। और हमने किसका किसका मानचित्रण किया? जर्मनी का किया है, हमने जर्मनी का मानचित्रण किया है। तो हमने बहुत सारे मानचित्रण में टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, आज मैंने एक बड़ा टॉपिक उठाया है, यूरोपीय यूनियन। आधुनिक इतिहास का सबसे अनोखा और सबसे सफल राजनीतिक प्रयोग। राजनीतिक ही नहीं है, आर्थिक प्रयोग है आपका ये। 27 देश मिल करके एक अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। अपनी सारी शक्तियों को एक साझा मंच को सौंप दिया है ये। ठीक है, एक देश महाशक्ति के रूप में काम कर रहे हैं ये अब आपका। ठीक है, आज यूरोपीय यूनियन हर मंच में आपको दिखता है। तो इसमें 27, पहले 28 देश हुआ करते थे, ब्रिटेन हट गया इससे तो ब्रेग्जिट हो गया, फिर आपके 27 देश बचे हैं। 27 देश कौन कौन से हैं पहले तो ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे जनरली बताता चलूँगा। ये आपका आधिकारिक यहाँ का फ्लैग है। हाँ भी आते हैं, सब पे बताएंगे। साझा मुद्रा है, सब कुछ है इसमें। देखिए, इसको मैं पहले बांट रहा हूँ, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। इसको हम बांट रहे हैं 4 भागों में, 4 भागों में बांट रहे हैं। पहले है पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप के कौन कौन से देश हैं इसमें? पश्चिमी यूरोप में देशों को आप देखते हुए चलिए। एक तो फ्रांस है, लिखते जाइए आप। यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश कौन कौन से इसमें अवस्थित हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यूरोपीय यूनियन किस तरीके से काम करता है, यूरोपीय यूनियन को तरीका क्या बना, कैसे, क्यों यूरोपीय यूनियन की जरूरत पड़ी, क्यों यूरोपीय यूनियन को लेकर आए, किस तरीके की मार्केट है, यूरो जोन क्या है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। यूरोपीय संघ का पूरा ढांचा जो है 4 चीजों के मुक्त आवागमन पर टिका हुआ है। 4 चीजें यहाँ पर मुक्त रूप से। एक तो गुड्स, जितने भी सदस्य देश हैं, चीजें फ्री ट्रेड है आपस में, सर्विसेज, पूंजी और लोग। आप यूरोपीय यूनियन का वीजा लीजिए, जितने भी सदस्य देश हैं जाके घूमिए, कोई रोक टोक नहीं है। तो एक नियामक यूरोपीय संघ क्या है, एक सुपर पावर के तौर पे है, वर्तमान में एक सुपर पावर भी है आपका, एक नियामक महासंघ के शक्ति के तौर पे है। जैसे हमने यूएसएसआर के बारे में पढ़ा था, यूएसएसआर तो विचारात्मक तौर पे जुड़े हुए थे, ये आर्थिक राजनीतिक तौर पे साझा हितों के साथ जुड़े हुए हैं। संस्कृति भी है, ये कैसे काम करता है इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, इसमें बिग 4 हैं, 4 बड़े देश हैं इसमें, 4 बड़े देश हैं। पहले 4 बड़े देश मैं आपको क्लियर करता हूं। एक तो फ्रांस है आपका, ठीक है, दूसरा जर्मनी है आपका, यहां पे देखिए जर्मनी है, पश्चिमी यूरोप में ही है हम अभी। बिग 4 में एक तो जर्मनी आता है। जर्मनी यूरोपीय संघ की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है, मोस्ट पावरफुल। जीडीपी के आधार पे देखिए तो इस समय तीसरे नंबर पर है। रशिया, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, फिर भारत। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, फिर जापान, फिर यूके, 6वें नंबर पे यूके रहता है आपका। बीच में ऊपर नीचे होते रहते हैं लेकिन जनरली तो ये बड़ी अर्थव्यवस्था है यहाँ की। G7 का हिस्सा भी है। यहाँ पे जर्मनी में आप देखेंगे तो कंप्लीट ऑटोमोबाइल, जितनी महंगी महंगी गाड़ियां आप देखते हैं, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जितनी भी बड़ी महंगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप है। यूरोपीय संघ की राजनीति और निर्णयों में सबसे बड़ा प्रभाव जर्मनी का रहता है। जर्मनी पे अलग से मैंने डिटेल मानचित्रण कराया जिसमें विस्तार से बताया कि कैसे सुपर पावर के तौर पे है जर्मनी। दूसरा फ्रांस है, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश यही है। परमाणु संपन्न है, एकमात्र यूरोपीय संघ का देश जो परमाणु संपन्न है, जिसके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता भी है, वीटो पावर भी है, वो कौन है? फ्रांस। यहाँ पे एक विशेष कल्चर है, फैशन इंडस्ट्री है पूरा का पूरा। पेरिस से फैशन निकलता है पूरे विश्व का।
टूरिज्म इंडस्ट्री है, वाइन इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्री है यहाँ पे। फिर आपका इटली है, यहाँ पे देखिए इटली भी एक बिग फोर में आता है आपका, इटली भी आपका बिग फोर में आता है। हाँ, यूरोपीय इतिहास कला एवं संस्कृति का उद्गम यहीं से हुआ। रोमन साम्राज्य था यहाँ पे, पुनर्जागरण का केंद्र था आपका यहाँ पर, और यहाँ पे विलासिता के सामान मिलते हैं बहुत सारे। फेरारी गाड़ी के बारे में जानते हैं? फेरारी जो ब्रांड है आपका यहीं का है। गुच्ची के बारे में नाम सुन रखा है? बड़ा महंगा है आपका, ठीक है। गुच्ची जो है विलासिता के सामान बहुत महंगे, गुच्ची का पर्स आप सोच नहीं सकते हैं, आपका बजट खत्म। टूरिज्म क्षेत्र है पूरा का पूरा, यहाँ पे वेनिस वाला क्षेत्र है, रोम वाला क्षेत्र है, वेटिकन सिटी वाला क्षेत्र है। एक स्पेन है बिग फोर में, 4 देश हैं ये। स्पेन भी मैंने आपको बताया दक्षिणी यूरोप की सबसे बड़ी ताकत है। वास्तुकला, फुटबॉल, संस्कृति, भूमध्य सागरीय कृषि, यहाँ जैतून की खेती होती है, फल होते हैं। स्पेनिश भाषा के कारण से लैटिन अमेरिका के साथ इसके मजबूत संबंध भी हैं। ठीक है, तो यूरोपीय संघ आपका जो बना, कैसे बना, क्या क्या चीजें हुई? यूरोपीय संघ के संस्थापक देशों में से कई सारी चीजें, उसके इतिहास पे आएंगे। यहाँ पे एक देश है बेल्जियम, देखिए बेनेलक्स कंट्री है, बेल्जियम भी यूरोपीय संघ का हिस्सा है, ठीक है, एक प्रशासनिक केंद्र के तौर पे है। पहले मैंने जो आपको 4 भागों में डिवाइड किया है, पहले उसको हम क्लियर कर लेते हैं, वो सारा हो जाए, फिर मैं इसके बाद थोड़ा सा स्पेशल कुछ विशेष चीज़ें भी ऐड कराऊंगा, आपको जुड़वाऊंगा। बिग फोर क्लियर हो गया आपका। पश्चिमी यूरोप में कौन है? फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया आपका, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, ठीक है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और आयरलैंड। आयरलैंड देखिए यहां पर है, देशों के नाम लिख लीजिए आप एक बार। आयरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस। इटली आएगा दक्षिणी यूरोप में, एक लिख लीजिए दक्षिणी यूरोप। दक्षिणी यूरोप में स्पेन, इटली, पुर्तगाल, ग्रीस, ग्रीस ये है एथेंस, ये दक्षिणी यूरोप है आपका, ठीक है। स्पेन, इटली, पुर्तगाल, ग्रीस, एक छोटा सा देश है माल्टा, यहां पे देखिए ये है, भूमध्य सागर में अवस्थित है माल्टा, माल्टा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, माल्टा। और एक देश है साइप्रस, भूमध्य सागर में, यहां पर देखिए ये है साइप्रस, टर्की के जस्ट नीचे साइप्रस। तो ये दक्षिणी यूरोप के हिस्से हैं। पश्चिमी यूरोप में क्या है? फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड है इसमें, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, बेनेलक्स कंट्री यहीं पर है आपका, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, कोई दिक्कत? पश्चिमी हो गया, दक्षिणी हो गया। उत्तरी में 3 देश हैं यहाँ पे, एक तो डेनमार्क हो गया आपका, डेनमार्क के ऊपर फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, उत्तरी आपका। इसके बाद पूर्वी और मध्य यूरोप आपका आता है एक साथ, मध्य और पूर्वी यूरोप, यहां पे बहुत सारे देश हैं। देखिए यहां पे देश कौन कौन से हैं? एक तो ऑस्ट्रिया है, यहां पे ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के बाद यहां पर है पोलैंड, ऊपर देखिए पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है। फिर है चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, यहां पे है हंगरी, हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, यहां पे देखिए स्लोवाकिया है, बाल्कन कंट्रीज मैंने आपको बताया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, यहां पे स्लोवेनिया है, क्रोएशिया, यहां पर क्रोएशिया है,
क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, नहीं एस्टोनिया वगैरह ऊपर है यहाँ पे, ये है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये देश भी हैं आपके, ये आपके बाल्टक हैं। उत्तरी नहीं लिखेंगे, मध्य और पूर्वी यूरोप में आते हैं, ये बाल्टिक राज्य हैं आपको, इनको बाल्टिक राज्य कहते हैं। यूके था 2020 में, यूके गायब, 31 जनवरी 2020 में ब्रेग्जिट हो गया, यूरोपीय संघ से अलग हो गया। अब यूके क्यों गया, इसके पीछे कई कारण हैं। लिख गए कि नहीं लिख गए अभी देश आपके? ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, लिथुआनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया। दिमाग में दिखने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। मैप में आपको इस तरीके की पकड़ बनानी है कि विश्व के कोई भी देश आपके आंखों तुरंत निकल जाए, जान जाए आपके, हाँ ये है। मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन यदि आप मेरी मैपिंग की पूरी क्लासेस देख लेंगे तो एक समय बाद आपको विश्व का मानचित्र आसान हो जाएगा। भारत का तो हो ही जाएगा, विश्व का भी आसान हो जाएगा। तो यूके चला गया। यूके क्यों गया? बहुत सारी यहाँ पर प्रतिबंधिता, मतलब यहाँ पे कई कारण हैं। यूके गया अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को लेकर, आप्रवासन नियंत्रण को लेकर, इकोनॉमिक बहुत सारे कारण थे। ईयू के नियमों से असंतोष था यूके को काफ़ी लंबे समय से, तो वहाँ पर पहले रेफरेंडम कराया गया यूके में। 2016 में रेफरेंडम हुआ, 52% लोगों ने कहा कि भैया ईयू को छोड़ दो, यूरोपीय यूनियन में नहीं रहना हमको। 48% लोगों ने रहने की बात कही। तो संप्रभुता, ब्रिटेन अपने कानून खुद बनाना चाहता था, ईयू के कानूनों को नहीं मानना चाहता था। हर चीज में ईयू के कानून लगते थे, यूरोपीय संघ की पॉलिसी थी, अदालती हस्तक्षेप थे, इन सब कांड से मुक्ति पाने के लिए हट गया। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, तो वो चाह रहा था कि हमारी संसद की पावर कम हो जा रही है यूरोपीय यूनियन के आगे। दूसरा, ईयू के कारण से, देखो जो ईयू के सदस्य देश है ना, यहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत क्लियर है, बहुत आसानी से आप एक दूसरे, ईयू के आपके पास यदि वीज़ा है तो आप सब जगह जा सकते हैं, फ्री मूवमेंट है यहाँ पे, मुक्त आवागमन है। एक देश ईयू का वीज़ा लेने का मतलब 27 देशों में आराम से मस्त होके चहलकदमी कर सकते हो, आपको बार बार कहीं पे तो वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन में बहुत सारे लोग पहुंचने लग गए यूरोपीय देशों से, संख्या बढ़ रही थी। तो इस नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए भी इन्होंने कहा कि भैया हमको यहां से हटना चाहिए, हमें अपने पसंद के लोग चाहिए, कुशल लोग चाहिए, सिलेक्टेड लोग चाहिए, जिसको हम बुलाना चाहेंगे वही आएगा। समझ रहे हो? हमसे पूछ के आओ, वीजा का मतलब तो यही होता है ना, एक बार पूछो हम बुलाना चाहते हैं नहीं बुलाना चाहते। स्थानीय नागरिकों को रोजगार, जन सुविधाओं का दबाव, ये सब चीजों को लेकर ये ब्रेग्जिट से हट गए। दूसरा, ब्रिटेन को खर्चा बहुत उठाना पड़ता था, यूरोपीय यूनियन को चलाने के लिए अरबों पाउंड का योगदान देना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा पैसा बचाइए, इसको लगाइए ब्रिटेन में, इन सब के चक्कर में मत फंसिए। तो ब्रिटेन ने अपने आप को अलग कर लिया। दूसरा, ईयू में बहुत सारे मतलब कड़े नियम थे, नौकरशाही भी यहाँ की धीमी ढामी थी, तो कई सारे नियम ऐसे थे जिसके कारण से वो अपने आप को हटा के दुनिया के बड़े देशों में अपने आप को खड़ा करना, अमेरिका, भारत, जापान, स्वतंत्र रूप से बेहतर व्यापार समझौते कर पाए, क्योंकि ईयू का जब समझौता होता था तो वो फिर सब पे लागू होता था। तो इसलिए आधिकारिक रूप से 31 जनवरी 2020 को रात को 11 बजे यूरोपीय यूनियन से ये अलग हो गया। ठीक है। अच्छा, जब अलग हुआ, जब इसने पहले अलग हुआ तो ट्रांजिशन पीरियड चालू हुआ। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब भाई अब इतनी अवधि तक में सब चीज़ें सामान्य होंगी, तो 31 दिसंबर 2020 तक, मतलब 1 साल 11 महीने का ट्रांजिशन पीरियड था। ठीक है, संक्रमण काल जिसे कहते हैं। तो ब्रिटेन और ईयू भविष्य के व्यापारिक रिश्ते, ब्रेक्जिट डील, इन सब पे हस्ताक्षर किए गए बाकायदा, और फाइनली 1 जनवरी 2021 से अलग हुआ है। ये प्रॉपर देखा जाए तो संक्रमण काल आपका खत्म हुआ है 1 जनवरी 2021 से। इसकी मार्केट सिंगल मार्केट हो चुकी है,
यूनाइटेड किंगडम की मार्केट अपनी सिंगल मास्टर कस्टमर मतलब अब पूरी तरीके से इस यूनियन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये डिस्कशन आपके लिए जरूरी था। अब यूरोपीय संघ के बारे में बात करते हैं। देखो यूरोपीय संघ जो है ये कैसे बना, इसकी कहानी बहुत बड़ी है, 7 दशकों लंबी कूटनीति का परिणाम है। ये पूरा देश विश्व युद्धों के क्षेत्र हैं, यहां पे युद्ध ही युद्ध हुए हैं। फ्रांस बर्बाद हुआ, जर्मनी तबाह हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा यूरोप तबाह हो गया था। फ्रांस और जर्मनी का भविष्य तबाह हो गया और ये बहुत लड़े, मित्र थे, ये आपस में ही लड़ते थे। तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर में हम कभी लड़े ना, फ्रांस ना लड़े, जर्मनी ना लड़े, इटली ना लड़े, बेल्जियम ना लड़े, नीदरलैंड। तो इन्होंने 4-5 लोगों ने मिल के बैठे कि अब लड़ना नहीं है, बहुत हो गया, बहुत मारधाड़ कर ली। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, यहाँ पे बेनेलक्स कंट्री हैं, 3 कंट्रियों के समूह को बेनेलक्स बोलते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, और जर्मनी, फ्रांस और इटली, ये आपस में मिले। और मिलने के बाद इन्होंने एक समुदाय बनाया जिसका नाम था ECSC, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनाया। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनाया। मकसद एक ही था कि कोयला और लोहा में सबका बराबर नियंत्रण रहे, ऐसा ना रहे कि कोयला और लोहा किसी के पास है उसी के लिए हम लड़ते हैं। ठीक है, युद्ध की जरूरी सामग्री भी यही होती है आपकी, लोहा और कोयला यदि आपके पास है, ईंधन है और हथियार बनाने का साधन है। तो पहली शुरुआत यहां पे हुई, ECSC सबसे पहले। अभी यूरोपीय यूनियन अस्तित्व में नहीं आया है, पहले ECSC आया। ठीक है, फिर रोम की संधि हुई, कब हुई? 1957 में। 6 देश मैंने बताए, कौन कौन से? फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, पहले अच्छा जर्मनी 2 भागों में बटा हुआ था, एक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था, पूरब जर्मनी, याद रखिए, USSR का हिस्सा था आपका। पूरब जर्मनी आपका, जब बर्लिन की दीवार टूटी थी, जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 भागों में बट गया, पश्चिम जर्मनी, पूर्व जर्मनी, बर्लिन में बीच में दीवार बना दी गई, तो यहाँ पे पश्चिम जर्मनी की बात है। तो 6 देशों ने रोम की संधि की 1957 में और एक बनाया यूरोपीय आर्थिक समुदाय, एक गठन किया, और एक काम था इसका साझा बाजार बनाना, एक मार्केट क्रिएट करना। इसके बाद 1993 में एक मस्ट्रिल संधि हुई, मस्ट्रिल की संधि, यूरोपीय इतिहास का सबसे बड़ा मोड़, नीदरलैंड का ही एक शहर है मस्ट्रिल। तो नीदरलैंड में मस्ट्रिल संधि हुई आपकी, मस्ट्रिल ट्रीटी लागू हुई, जिसके तहत यूरोपीय संघ का जन्म हुआ। तो यूरोपीय संघ का जन्म कब हुआ? 1993 में। ठीक है, क्या उद्देश्य था? साझा राजनीतिक सहयोग करेंगे, साझा सुरक्षा नीतियां बनाएंगे, एक साझा मुद्रा बनाएंगे जिसका नाम होगा यूरो, एक साझा मुद्रा, सब कुछ हमारा साझा होगा। मस्ट्रिल संधि से यूरोपीय संघ निकल के आया। 2009 से लिस्बन संधि हुई, 2009 में लिस्बन संधि हुई आपकी, और इस संधि ने यूरोपीय संघ को कानूनी रूप से अधिक शक्तिशाली बना दिया। यूरोपीय संसद बना दी गई, यूरोपीय संसद को अधिकार दे दिए गए, एक स्थायी अध्यक्ष का पद बनाया गया, ये सारी चीजें आपकी हुई। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। ये अब कोई एक देश तो है नहीं, 27 देशों का समूह है। यदि एक देश होता तो क्षेत्रफल बहुत बड़ा है इसका, 27 देशों को मिला दें तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल है इसका। भारत का कितना क्षेत्रफल है? 3287, इसका है 4233। ठीक है, 42,33,000 सबको मिला दें यूरोपीय यूनियन का तो काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, पर देश बहुत सारे हैं। ज़्यादा जनसंख्या नहीं, 45 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। भारत और चीन के बाद देखा जाए तो तीसरी बड़ी आबादी यदि सभी देशों को मिला दे तो यहाँ रहती है। ओवरऑल एक एंटिटी मान के चलें तो यूरोपीय यूनियन को। यदि प्राकृतिक तौर पे देखें तो उत्तर में आर्कटिक महासागर है, बाल्टिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है पूरे के पूरे इसमें। ठीक है, और दक्षिण में भूमध्य महासागर है, चारों तरफ से ट्रेड का रूट खुला हुआ है, समंदर ही समंदर है। टुंड्रा यहाँ पे देखिए ऊपर आर्कटिक वृत्ति में है तो यहाँ पे टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियाँ, टुंड्रा जलवायु, बर्फीली जलवायु,
टुंड्रा क्षेत्र। और यहाँ देखिए स्पेन और ग्रीस वाले क्षेत्र में ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, कर्क रेखा है यहाँ पे, पूरा स्पेन से कर्क रेखा होके जाती है, इधर ग्रीस से होके जाती है। तो यहाँ पे जलवायु विविधता भी है। यूरोपीय संघ के यदि सभी देशों के जीडीपी को जोड़ दिया जाए तो लगभग 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है, यदि सारे देशों को जोड़ दें तो। उस हिसाब से देखा जाए तो चाइना की जितनी बड़ी इकोनॉमी है तो एक बड़ी दुनिया की शीर्ष आर्थिक ताकतों में जोड़ सकते हैं। इनका एकीकृत बाजार है, एक साझा बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत आर्थिक क्षेत्र है। यानी कि यदि फ्रांस में कोई कार बनाई जाए तो उस फ्रांस की कार को पोलैंड में कोई टैक्स नहीं लगेगा, फ्री ट्रेड है। आपस में 4 चीजें ये एक जगह से दूसरे का मूव करा सकते हैं, वस्तुएं, सर्विसेज, पूंजी और लोग। 4 स्वतंत्रताएं दी यूरोपीय यूनियन के देशों ने आपस में मिलकर के, कि हम गुड्स में कोई टैक्स नहीं लेंगे, सर्विसेज में कोई टैक्स नहीं लेंगे, कैपिटल में कोई टैक्स नहीं लेंगे और लोगों में कोई आना जाने में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। 27 देशों में से 20 देशों ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को ना अपना करके यूरो को मुद्रा बना रखा है। सबके पास नहीं है यूरो मुद्रा। यूरो मुद्रा 20 देशों ने अपना रखा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा है। जैसे डॉलर है, डॉलर के बाद सबसे विश्वसनीय मुद्रा यूरो मानी जाती है। यूरो का नियंत्रण कौन करता है? जर्मनी, फ्रैंकफर्ट एक जगह है, फ्रैंकफर्ट में यूरोपीय सेंट्रल बैंक बना हुआ है आपका। जैसे वर्ल्ड बैंक है ना, वैसे यूरोपीय सेंट्रल बैंक बना हुआ है जर्मनी में, वहां से यूरो को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये सब समझ के क्या समझ में आ रहा है? एक रेगुलेटरी पावर है, ये सुपर पावर है, एक अदृश्य शासक है। यहाँ पे सब जगह अपने शासक बैठे हुए हैं, लेकिन यूरोपीय संघ एक अदृश्य शासक है। यूरोपीय संघ का अपना व्यापार है, डेटा प्राइवेसी है, उपभोक्ता सुरक्षा कानून है, पर्यावरण कानून। ये यूरोपीय संघ में जितने देश जुड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, डेटा प्राइवेसी का कानून है, पर्यावरण संरक्षण का कानून है, यूरोपीय संघ में व्यापार का कानून है, उपभोक्ता की सुरक्षा का कानून है। दुनिया भर की कंपनी, चाहे गूगल हो, एप्पल हो, उन्हें मानना पड़ता है इन कानूनों को। इसे ब्रसेल्स इफेक्ट कहा जाता है। यूरोपीय संघ के कानूनों को दुनिया की कोई भी कंपनी मानेगी। ठीक है, जब यहाँ कोई कंपनी जाती है तो उसे उस कंट्री के कानून के साथ साथ ईयू के कानून को भी समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, उस रूल्स को भी देखना है। व्यापारिक दबदबा है ही, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। यूरोपीय संघ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यूरोपीय संघ ने अपने भीतर की सभी सीमाओं को खत्म कर दिया है। यहां पे एक वीजा दिया जाता है, शेंगेन वीजा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? शेंगेन वीजा। शेंगेन वीजा जिसको मिलता है, उसके जरिए एक पर्यटक, एक व्यापारी बिना किसी पासपोर्ट के यूरोपीय संघ के देशों में बिना किसी चेकिंग के यात्रा कर सकता है। इसलिए एक बार जब कभी यूरोप जाइएगा तो शेंगेन वीजा यदि आप अप्लाई करिएगा, उसके बाद तभी आप देखेंगे यूरोप में जाने वाला व्यक्ति एक देश नहीं घूमता है, वो कई देश घूमता है, क्योंकि वहां पे एक ही वीजा है। ठीक है, आंतरिक व्यापार और पर्यटन, ये सब कुछ उस वीजा के कारण से पावरफुल हो जाता है। कोई भी ट्रेडर जाएगा, हर जगह व्यापार कर पाएगा। कल्चर बहुत अच्छा है। इनका एक आधिकारिक मोटो है, विविधता में एकता, जैसे भारत का है। हमारा भी विविधता में एकता, ये भी विविधता में एकता वाली बात करते हैं। यहाँ पे 24 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं। बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है ये। ठीक है, संसद की हर कार्रवाई में इन सभी भाषाओं का अनुवाद होता है। जो भी संसद की वहाँ कार्रवाई होती है, यूरोपीय संसद की, तो वो सभी भाषाओं में उसको अनुवादित किया जाता है ताकि सारे देश के नागरिक जान पाएं। यहाँ ईसाई धर्म प्रमुख है, धर्म के तौर पे ईसाई धर्म है, लेकिन बहुत सारे स्टेट सेकुलर स्टेट हैं। मतलब ईसाई धर्म होने के बावजूद भी किसी भी धर्म का व्यक्ति, जैसे भारत हिंदू बहुल होने के बावजूद भी क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, वैसे ही ये देश भी ईसाई बहुल होने के कारण से सेकुलर है, बहुसंस्कृति समाज है। पेरिस में फैशन इंडस्ट्री है, वियना का शास्त्रीय संगीत, इटली का खान पान, स्पेन की वास्तुकला, ये एक यूरोप की साझा पहचान बनाते हैं। यहाँ पे छात्रों के लिए बेहद एक
लोकप्रिय कार्यक्रम होता है एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसके तहत लाखों यूरोपीय छात्र दूसरे देशों में विश्वविद्यालयों में मुफ्त में या कम खर्च में पढ़ते हैं। ठीक है, यूरोपीय भावना है यहां पर, अपने देश की भावना से ज्यादा यूरोपीय, हम यूरोप के हैं, वो यूरोप को महत्वपूर्ण देते हैं। यूरोपीय यूनियन को 2012 में शांति के क्षेत्र में पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को, पूरे के पूरे क्षेत्र को लोकतंत्र की रक्षा के लिए, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया पूरे यूरोपीय यूनियन को। ये पहला क्षेत्र होगा जो किसी क्षेत्र, किसी देश को, किसी संस्था को पुरस्कार इस तरीके का मिला हो। इनकी कोई सेना है क्या? नहीं है। यूरोपीय संघ की अपनी कोई सेना नहीं है, नाटो की सेना पे निर्भर है। नाटो की सेना ही यहां की रक्षा करती है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स में। कहां पड़ता है? बेल्जियम में। इनकी संसद कहां है? स्ट्रासबर्ग में। स्ट्रासबर्ग कहां है? फ्रांस में। न्यायिक शाखा कहां है? लग्जमबर्ग में। न्यायालय लग्जमबर्ग, संसद स्ट्रासबर्ग में, बैंक आपका जर्मनी में, और ब्रसेल्स में इनका मुख्यालय है। यूरोपीय संघ का अपना कोई सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नहीं है। अभी इन्होंने डेवलप किया है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जिसको गैलीलियो कहा जाता है। जैसे अमेरिका का जीपीएस प्रणाली है, वैसे यूरोपीय संघ ने बनाया है गैलीलियो। पहले जीपीएस में निर्भरता थी, बाद में इन्होंने गैलीलियो बना लिया। कब कैसे काम करता है? 4 अंग हैं यूरोपीय संघ के। एक तो यूरोपीय आयोग है, यूरोपीय कमीशन बोलते हैं। यूरोपीय आयोग सरकार का एक अंग है। ये नए कानून पारित करना, नए प्रस्ताव पारित करना, ये सारा कुछ काम इसी का होता है। आपका यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा कानून के प्रपोजल्स लेकर आता है, ये कमीशन की तरह काम करता है। एक यूरोपीय परिषद है यहाँ पे, यूरोपीय काउंसिल। 27 देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इसमें शामिल होते हैं। समय समय पर इनका जो है क्या होता रहता है? शिखर सम्मेलन होते रहते हैं। पूरे यूरोपीय संघ की राजनीतिक दिशा का काम यूरोपीय परिषद का ही होता है। इसमें टॉप लीडर्स होते हैं। एक यूरोपीय संसद है, यूरोप की जनता के द्वारा चुनी जाती है। कानूनों को पास करना, बजट का नियंत्रण करना, ये सारा काम संसद का होता है। और यूरोप का अपना न्यायालय है। ठीक है, यूरोपीय संघ के अपना न्यायालय है। तो 27 देश हैं, बिग 4 हैं इसमें। 4 बड़े देश मैंने बताया कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन। ठीक है, बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम को यूरोप की राजधानी कहा जाता है। ब्रुसेल्स है ना, ब्रसेल्स यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। नाटो का मुख्य कार्यालय भी जो है वो भी ब्रसेल्स में ही है। हीरा व्यापार, चॉकलेट के लिए प्रसिद्ध है आपका बेल्जियम। नीदरलैंड, आपको नीदरलैंड के पास पोर्ट हैं। रॉटरडम पोर्ट यहाँ का मुख्य पोर्ट है यूरोप का, रॉटरडम पोर्ट है। एम्स्टर्डम है यहाँ पे। यूरोप का प्रवेश द्वार कहा जाता है रॉटरडम पोर्ट को। ठीक है, ट्यूलिप फूलों को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है इस पोर्ट से। लग्जमबर्ग बहुत छोटा है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है पर कैपिटा इनकम और जीडीपी के आधार पे। यूरोपीय संघ का मुख्य वित्तीय न्यायिक केंद्र है। पर कैपिटा इनकम के तौर पे लग्जमबर्ग में क्या है? इसका न्यायालय है। लग्जमबर्ग में इसका न्यायालय है। नार्डिक कंट्री मैंने आपको बताया 3 नार्डिक कंट्री हैं इसमें। स्वीडन है, स्वीडन आपका इनोवेशन, तकनीकी, सतत विकास, हरित ऊर्जा अपनाने वाला दुनिया का अग्रणी देश है। ये सारे हैप्पीएस्ट कंट्री के तौर पे भी है आपका। फिनलैंड, फिनलैंड को हम हजारों झीलों वाला देश भी कहते हैं। फिनलैंड को क्या बोलते हैं? हजारों झीलों वाली भूमि। विश्व के प्रसन्नता सूचकांक में लगातार टॉप में रहता है। विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली है इसकी। और डेनमार्क है आपका। ठीक है, डेनमार्क ये है आपका, डेनमार्क। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा डिजाइन का वैश्विक केंद्र है। हैप्पीनेस और कार्य जीवन संतुलन के लिए जाना जाता है आपका। फिर मध्य और पूर्वी यूरोप है आपका। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप है ये वाला हिस्सा। पहले यूरोपीय यूनियन का हिस्सा, वो यूएसएसआर का हिस्सा होता था ये आपका। ये पूरा रीजन यूएसएसआर से जुड़ा हुआ था काफ़ी हद तक, सब यूएसएसआर था। ये जितना है आपके, जैसे ये बाल्टिक राज्य हो गए ना, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया,
पोलैंड, पोलैंड भी पहले यूएसएसआर में होता था। पोलैंड पूर्वी यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। चेक गणराज्य, चेक का एक शहर है प्राग, बड़ा फेमस शहर है चेक गणराज्य का, प्राग शहर ऐतिहासिक और वास्तुकला के लिए बड़ा फेमस है। प्रति व्यक्ति बियर खपत सबसे ज्यादा है, प्रति व्यक्ति बियर खपत यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ बियर पीते हैं लोग। सुबह उठे बियर, शाम उठे बियर, दोपहर बियर, शाम सुबह। खराब तो सबका हो, ऐसे कैसे होगा कि कोई भेदभाव करेगा। लंग्स है उनका भी, सबको बीमार है, ऐसे तो अस्पताल इन्हीं के तो सब बनाए हुए अस्पताल वगैरह हैं, हॉस्पिटल है ना फिर उसके लिए। इनका एक ही मोटिव, एक गोली और सही। इसके बाद हंगरी, हंगरी भी आपका जो है डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है और हंगरी में है बुडापेस्ट, राजधानी है आपका, बड़ा खूबसूरत शहर है, मेडिकल टूरिज्म बहुत है हंगरी में आपका। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया आल्प्स पर्वत से घिरा हुआ है आपका ऑस्ट्रिया। वियना का नाम बहुत सुना होगा, बड़ा चर्चा में रहता है वियना आपका। उच्च जीवन स्तर है यहाँ पे लोगों का, शास्त्रीय संगीत के लिए फेमस है। स्लोवाकिया, यहाँ पे देखिए स्लोवाकिया यहाँ पे है ना, स्लोवाकिया स्लोवेनिया ये है आपके स्लोवाकिया। ये सब मैं बाल्कन कंट्रीज में बता चुका हूँ। यहाँ पे प्रति व्यक्ति कार उत्पादन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। रोमानिया, रोमानिया में बहुत सारी पुरानी कहानी, रहस्यमयी कहानी है, ड्रैकुला की पौराणिक कथाओं के लिए। ट्रांसल्वेनिया और घने जंगल हैं, महल हैं यहाँ पे बहुत सारे, ड्रैकुला की कहानियाँ हैं। आईटी और सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री के तौर पे रोमानिया अपने आप को डेवलप कर रहा है। बुल्गारिया, यहाँ पे गुलाब का तेल उत्पादन, काले सागर खूबसूरत रिजॉर्ट, बुल्गारिया ब्लैक सी के साथ जुड़ा हुआ है, फेमस है। क्रोएशिया, यहाँ पे क्रोएशिया सर्बिया के बगल पे 2013 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ। ये एड्रियाटिक तट है इसके पास, क्रोएशिया के पास, पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। स्लोवेनिया, क्रोएशिया के जस्ट ऊपर है स्लोवेनिया, तो ये भी खूबसूरत है, पर्यावरण के प्रति जागरूक देश है, जंगलों से ढका हुआ है। और बाल्टिक राज्य जैसे मैंने आपको बताया, ये ऊपर वाले एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो एस्टोनिया आपका दुनिया का सबसे बड़ा ई गवर्नेंस वाला डिजिटल समाज है यहाँ पे, ई एस्टोनिया कहा जाता है इसको, ई गवर्नेंस। ई मतलब यहाँ पे सोशल मीडिया बहुत है, मतदान से लेके टैक्स भरने तक सब कुछ ऑनलाइन होता है यहाँ पे। स्काइप के बारे में जानते हैं आप लोग? एक एप्लीकेशन है स्काइप, यहीं से तैयार हुआ आपका। यहाँ हर चीज़ ऑनलाइन है, ऑनलाइन का जन्मदाता एस्टोनिया। लाटविया, लाटविया प्राचीन कला और विशाल जंगलों के प्रसिद्ध है लाटविया। और लिथुआनिया में बायोटेक इंडस्ट्री है, पूरे का पूरा लेजर तकनीकी है, विश्व स्तर पे अग्रणी है ये। भूमध्य सागर में ग्रीस है आपका नीचे, पुरानी सभ्यता, सिकंदर यहीं से आया था आपका। पश्चिमी सभ्यता, लोकतंत्र, ओलंपिक खेलों का जनक है ना। और यहाँ पे जहाज रानी, शिपिंग इंडस्ट्री बहुत है, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है आपका। पुर्तगाल भी इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पुर्तगाल। अटलांटिक महासागर के तट पर समुद्री खोज शुरुआत यहीं से हुई, ठीक है। फुटबॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जानते हैं? पुर्तगाली ही हैं वो, यहीं के हैं आपके, फुटबॉल के लिए बड़ा फेमस है ये। आयरलैंड, अभी कभी पढ़ेंगे, इसका अलग इतिहास है अपना आयरलैंड का, दक्षिणी आयरलैंड। यहाँ पे टैक्स वगैरह बहुत कम है, यहाँ पे गूगल, एप्पल, फेसबुक, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे, कारपोरेट टैक्स बहुत कम है। तो यहाँ पे विदेशी कंपनियां बहुत ज़्यादा, विदेशी कंपनियां देखती हैं कहाँ टैक्स में ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, वहीं जाके शिफ्ट होती हैं। भारत सरकार को यदि अपने आप इन कंपनियों को बुलाना है तो टैक्स में, जो कि सरकार को। माल्टा छोटा सा देश है, ये है यूरोपीय संघ का सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों प्रकार में। फिल्मों की शूटिंग बहुत होती है माल्टा में, प्राचीन किले, लोकेशंस, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग बहुत बड़ा है यहाँ पे। साइप्रस, ये भी यूरोपीय संघ का देश है, भूमध्य सागर में अवस्थित है, द्वीपीय राष्ट्र है, खूबसूरत तटों के लिए। और इसका एक इतिहास, कल्चर ग्रीस के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रीस और टर्की दोनों के कल्चर का सम्मिश्रण साइप्रस में देखने को जाना जाता है।
तो ये यूरोपीय संघ के सारे देश थे, यूरोपीय संघ से जुड़ी हुई कुछ बातें थीं। एक खुला बाजार के तौर पे यूरोपीय संघ आपका रिप्रेजेंटेशन करता है, ये सारे देशों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, बाकी एक एक करके जितने भी देश आपके यहाँ के हैं वो सारे आप पढ़ेंगे ही मेरे साथ बढ़िया से। चलिए।